नमस्कार, मैं प्रियंका आप दोनों का गीतांजलि परिवार में स्वागत करती हूँ। मैं गीतांजलि परिवार में रूबरू करवाना चाह रही हूँ हमारे इस साल के 2 टॉपर्स को, जिनमें विष्णु बंसल जी जिनकी इस बार 60वीं रैंक आई है और अंजू अग्रवाल जी जिनकी 196वीं रैंक आई है। तो दोनों को बहुत बहुत सारी बधाई गीतांजलि परिवार की तरफ से। सबसे पहला सवाल, RS बन के कैसा लग रहा है हम दोनों को? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। एक लंबी जर्नी रही, उसके पश्चात ही सफलता मिली, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। कैसा लग रहा है? काफ़ी साल की मेहनत थी और धैर्य भी बनाए रखा, चूँकि इस इंस्टीट्यूट से भी जुड़े रहे, इसका सकारात्मक प्रभाव हो। देखो, जैसे आपने बताया 3.5 साल लंबा सफ़र रहा, तो इन 3.5 साल में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स माइंड में आए होंगे, बहुत बार लगा होगा कि तैयारी छोड़ दें। तो उस समय अपने आप को ऐसे कैसे वापस पॉजिटिव फील करवा पाते थे कि वापस कंटिन्यू आप रह पाए? हमारे काफ़ी सीनियर्स हमसे जुड़े हुए थे, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की इस चीज़ के लिए। उन्होंने कहा कि RAS IAS ये इस तरह के एग्ज़ाम्स हैं जहाँ इस तरह के थॉट्स आते हैं, क्योंकि पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। इसके अलावा आपका बहुत अच्छा योगदान रहा इस चीज़ के लिए, आपने हमारे अंदर ऊर्जा बनाए रखी। बार बार जब पेपर एक्सटेंड हो जाते थे तो एक बार लगता था कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, पर ये लगा कि एक धैर्य की परीक्षा है। यदि हम लगे रहे तो एक ऐसा भी अवसर आएगा जब हम अपनी मेहनत को साकार कर पाएंगे। तो आज ऐसा फील भी हो रहा है। आप दोनों की कॉपियाँ तो मैंने खुद भी देखी हैं, तो उनमें मैंने हमेशा महसूस किया कि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है। कई बार बच्चों के सवाल होते हैं कि जो रिटन शैली होती है, राइटिंग होती है, उसका कुछ फ़र्क पड़ता है क्या मेंस में? तो आप कितना, क्या लग रहा है आपको कि राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होनी ज़रूरी है या नॉर्मल राइटिंग में भी काम चल जाते हैं? राइटिंग का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि जो उसमें लिखा हुआ है उसका फ़र्क पड़ता है। कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय राइटिंग के। मेरा ये मानना है कि कंटेंट हो और राइटिंग भी अच्छी हो तो एकदम 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले को भी बहुत रुचिकर लगता है और एक अट्रैक्शन बन जाता है। तो दोनों ही चीज़ें हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और एक चीज़ और आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे कई लोग ऐसे कहते हैं कि RPSC आज भी ऐसे फैक्चुअल एग्जाम है कि RS मेंस में भी जैसे 5 नंबर वाले सवाल हैं, 2 नंबर वाले सवाल हैं, उसमें RPSC फैक्ट की डिमांड करती है। लेकिन जैसा कि मैं जानती हूँ आप फैक्ट थोड़ा ज़्यादा लिखते हो, आप थ्योरिकल थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को फॉलो करते हो। तो फैक्ट कितने इम्पोर्टेंट है? इसका कुछ आपको नुकसान या आपको कुछ फ़ायदा हुआ? फैक्ट्स का थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है, थोड़ा सा फ़ायदा तो मिलता है फैक्ट्स का RPSC में, क्योंकि छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, 2 नंबर के और 5 नंबर के। वहाँ फैक्ट्स की डिमांड अच्छी खासी रहती है। बड़े क्वेश्चन में कंसेप्ट काम आते हैं और छोटे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें फैक्ट्स निश्चित रूप से काम आते हैं। तो आपने फैक्ट छोड़े कुछ? हाँ, कुछ फैक्ट मुझसे मिस हुए थे। अच्छा, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप फैक्ट उनका और मुझे करते तो और ज़्यादा कुछ अच्छा बिल्कुल, यदि मैं और अच्छा करती तो और अच्छा कर सकती थी। एक ये भी बोलते हैं कि लगातार बच्चा तैयारी करता रहता है, लेकिन जब तक वो उसको रिटर्न में लिखता नहीं है, टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं देता, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाता वहाँ पे। तो टेस्ट सीरीज कितना मायने रखती है एक न्यू स्टूडेंट के लिए जो तैयारी करना चाह रहा है, तैयारी कर रहा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज़, क्योंकि इससे हमारी शैली में इम्प्रूवमेंट होता है, बहुत ज़्यादा हम लिखना सीख जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज़। मेरे हिसाब से भी टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। इससे क्या है, आपको एग्ज़ाम के जैसा एनवायरनमेंट मिल जाता है और आप अपनी तैयारी को बार बार चेक कर सकते हो कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। फिर रैंक का भी पता लगता है, तो कहीं ना कहीं एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी विकसित होती है। और इसके लिए ज़रूरी है एक ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ें जो आपके लेखन शैली को अच्छे से एग्जामिन कर सके। तो इसके लिए मुझे तो ये इंस्टीट्यूट ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। एक चीज़ मैं आपसे दोनों से पूछना चाह रही थी कि जैसे पेपर्स बहुत सारे हैं, तो कौन से ऐसे पेपर हैं जिन पे ज़्यादा बच्चे को फोकस करना चाहिए मेंस में, और कौन से ऐसे पेपर हैं जिनको थोड़ा नॉर्मल भी पढ़े तो उसका काम चल जाए? 4th पेपर जो है अपना हिंदी इंग्लिश वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। उसमें यदि अच्छा स्कोर होगा तो हम काफ़ी अच्छा स्कोर हमारा ओवरऑल हो पाएगा। केवल आपकी नज़र में 4th पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से 4th पेपर के साथ साथ जो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड में जो थर्ड पार्ट है, उनका सिलेबस बहुत कम है, लेकिन उनमें अच्छे से कमांड ली जा सकती है और मार्किंग भी बहुत अप हो सकती है। जो नया वाला पोर्शन? हाँ, बिल्कुल, नए वाले जो पोर्शन जो जुड़े हैं ना, उन पे हैं। अच्छे से फोकस करना जरूरी है। आपके कैसे रहे थे वो? काफ़ी अच्छे रहते। और आपके? मेरे भी अच्छा, अच्छे रहे। और इंटरव्यू कैसा रहा आप लोगों का? इंटरव्यू मेरा थोड़ा ख़राब हुआ था। अच्छा, कितने नंबर मिले आपको? 52 मार्क्स इंटरव्यू। तो 52 तो आपको बहुत कम नंबर मिले। फिर आपकी 60वीं रैंक है। अगर मान लीजिए आपके नंबर जैसे बच्चों के आ रहे हैं 60-65 नंबर होते तो आप बहुत अच्छा कर सकते थे। तो आप जब मॉक इंटरव्यू देते थे, हमने आपको इंटरव्यू देते हुए सुना, तो बहुत अच्छे इंटरव्यू थे। फिर वहाँ जाके उसका कारण क्या रहा? मैं उस हिसाब से नहीं जा पाया उस अंदर, वहाँ थोड़ा नर्वस भी हो गया था इंटरव्यू में जाके, तो मुझे ऐसा लगा। और उन लोगों का बिहेव, एटीट्यूड क्वेश्चन पूछने का अच्छा था,
ये काफ़ी उन अच्छा लोगों का था। अच्छा था। आपका इंटरव्यू कैसा रहा मैम? मेरा इंटरव्यू एवरेज रहा था, चेयरमैन सर के बोर्ड में था। मतलब सकारात्मक माहौल था, मुझे लगा बोर्ड काफ़ी सपोर्टिव है और नंबर भी ठीक है। कितने नंबर आए आपको? 67। 67 नंबर है। ओके। और ये बताइए सर कि ऐसे बोलते हैं बहुत सारे लोग कि मेंस से भी ज़्यादा प्रीलिम्स ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बच्चों को कई बार क्या होता है कि वो मेंस की तैयारी करता रहता है, प्री में फेल ही हो जाता है, और क्योंकि प्री में भीड़ भी ज़्यादा आती है। तो प्री एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसे टिप्स जो कि बच्चा थोड़ा जल्दी समय में कवर कर जाए, मेंस तक पहुँचे? मैथ्स रीजनिंग पे काफ़ी अच्छा कमांड होना चाहिए। इसके अलावा जो आर्थिक समीक्षा, बजट, इस प्रकार के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से करना ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि फैक्चुअल डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है प्री में। बिल्कुल, प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल डिमांड होना बहुत ज़रूरी है। यदि प्री के सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर लेते हो तो वो मेंस में भी काफ़ी आपको बेनिफिट देगा। ये जो नए वाले पोर्शन जुड़े हैं, जैसे एथिक्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बिहेवियर है, लॉ है, योगा है, स्पोर्ट्स है, तो क्योंकि ये तो ज़्यादा अपने राजस्थान में होते भी नहीं है, तो इन सब्जेक्ट्स को आपने कहाँ से पढ़ा? कौन से टीचर से, कोई किताब से, किसी इंस्टीट्यूट से? उनको कैसे आप मजबूत कर पाए? राजस्थान बोर्ड की कुछ बुक्स हैं, उनसे पढ़ा। इसके अलावा आपके नोट्स थे, आपके एकेडमी, गीतांजलि एकेडमी के, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली इस चीज़ के लिए मुझे। मेरा भी सेम यही रहा। कुछ मार्केट की बुक्स, राजस्थान बोर्ड और नोट्स वगैरह सबको समामिलित करके पढ़ा। एनसीईआरटी भी आप लोगों ने स्टडी किया क्या? एनसीईआरटी जरूरी होता है पढ़ना? एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी फॉलो नहीं की थी, राजस्थान बोर्ड की बुक्स फॉलो की थी मैंने। और आपने मैंने भी राजस्थान बोर्ड ही। राजस्थान बोर्ड की पुरानी वाली? नहीं, जो वर्तमान में चल रही है। नहीं, वर्तमान जो ऑनलाइन नई पढ़ वाली लेते चल थे रही है। उनको। अच्छा, मीडियम क्या था आप लोगों का? हिंदी था। हिंदी। अच्छा, एक ये भी बड़ा सवाल होता है कि लोग ऐसे पूछते हैं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर कम भी अच्छा कर पा रहे हैं तो उनके वहाँ रिटर्न में अच्छे नंबर आते हैं, हिंदी मीडियम वाला बहुत अच्छा कर रहा है तो भी नंबर कम देते हैं। तो आपने कभी ये चीज़ फेस की कि आपके साथ के इंग्लिश मीडियम के बच्चों के नंबर आपसे ज़्यादा आ रहे हैं, कम अच्छा लिखने पे भी आपके कम नंबर रहे हो? माध्यम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंटेंट यदि आपका अच्छा है तो उसका फ़र्क पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी और इंग्लिश का, स्पेशली राजस्थान में, कोई फ़र्क पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है पहले की वजह अब थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ने लगा है इंग्लिश मीडियम वाले के, क्योंकि हमारे यहाँ हम जैसे कि राजस्थान में हिंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हिंदी बोली जाती है, इंग्लिश तक हर किसी की पकड़ नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश में बच्चा लिख रहा है तो नो डाउट उसको थोड़े से अच्छे नंबर मिलते हैं। और इंटरव्यू में जो सवाल होते हैं वो आपके हिंदी मीडियम के थे, इंग्लिश मीडियम में भी वो सवाल पूछ रहे थे? वो सवाल हिंदी मीडियम में ही पूछे गए थे। आपसे भी हाँ, हिंदी से पूछे गए थे। एक चीज़ ये पूछना चाह रहे थे कि जहाँ मेंस में पेपर जो आता है वो इस टाइप से सेट होके आता है कि पूरा आप 3 घंटे लिखोगे तब जाके कंप्लीट पेपर हो पा रहा है। कई बार ये होता है कि हम किसी एक पोर्शन पे थोड़ा ज़्यादा समय लगा देते हैं जो कि अपना मजबूत होता है, तो फिर आगे के पेपर छूटते चले जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है 4th पेपर में तो ऑलमोस्ट बच्चे आके बोलते हैं कि हमारा लास्ट में थोड़ा 20 नंबर का छूट गया, 10 नंबर का छूट गया। तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं मेंस में कि बच्चे का पेपर नहीं छूटे और सही तरीके से वो पूरा पेपर कर पाए? टेस्ट सीरीज़ का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है इसके लिए। टेस्ट सीरीज़ से हम इस चीज़ को सीख जाते हैं कि किस प्रकार जो फिक्स टाइम है उसके अंदर हमें पेपर अटैम्प्ट करना है। हमने गीतांजलि में इतनी सारे टेस्ट दे लिए थे तो हमें वहाँ लगा ही नहीं कि हम टेस्ट लिख रहे हैं या फिर मेन एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, तो टाइम का इतना बड़ा इशू नहीं था। 4th पेपर में ज़रूर सबको इशू रहता है, लेकिन हम टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से सीख चुके थे कि हमें कैसे मैनेजमेंट करना अच्छा, है। आपका चौथा पेपर नहीं छूटा है? नहीं छूटा। दोनों का ही नहीं छूटा। ओके सर, एक मैम आपसे ये भी सवाल पूछना चाह रहे थे कि जैसे ये बोलते हैं कि जो 4 कोर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, वो प्री में भी काम आते हैं, मेंस में भी चारों पेपर मजबूत पेपर है और इंटरव्यू में भी ज़्यादातर सवाल इन 4 पेपर्स में से होते हैं। तो इन 4 पेपर्स के लिए क्या ऐसा स्पेशल किया जाए बच्चा की शुरुआत से इन 4 पेपर को ठीक कर ले ताकि आगे तक उसके साथ काम में आते रहें? इसके लिए एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है उनकी हेल्प ली जाए, क्योंकि उसमें शुरुआत से ही सिखाया जाता है बच्चों को किस प्रकार से तैयारी करनी है, तो इनकी हेल्प ली जाए शुरुआत में मेरे हिसाब से। और फिर कुछ अच्छी बुक जैसे पॉलिटी आप एम लक्ष्मीकांत पढ़िए, हिस्ट्री के लिए आप जैसे मॉडर्न इंडिया इसके पांडे वगैरह पढ़िए या स्पेक्ट्रम से पढ़िए, तो कुछ अच्छी बुक यदि प्रेफर की जाए और साथ में राजस्थान बोर्ड के भी बेसिक्स तैयार किए जाएँ तो आपका वाकई में अच्छा हो सकता है। कई बार ये सुना सर कि विद्यार्थी ऐसे कहता है कि उनकी ज़िंदगी में उनके कुछ ना कुछ आदर्श होते हैं, तो आप दोनों के कौन आदर्श हैं जिनको देख के आप इस मुकाम पे पहुँचे? और आज पेरेंट्स मेरे आदर्श हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी इस चीज़ के लिए और उन्हीं के संस्कारों से मैं इस एग्ज़ाम को पास कर पाया। मेरी भी पूरी जर्नी में मेरी माँ मेरी प्रेरणा स्रोत रही। तब भी मैं थोड़ा हार मानने की कोशिश करती तो अपनी माँ को बस आँख उठा के देख लेती थी, तो ही लगता था कि मेरी माँ ने इतना स्ट्रगल किया है, उन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचाया है, तो ये स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे और गुरुओं का योगदान, जो टीचर्स होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, इनका भी एक बच्चे की सफलता में कुछ योगदान होता है? बिल्कुल,
गीतांजलि एकेडमी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस चीज़ के लिए, मैं आपको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। जी मैम, बिल्कुल यहाँ की टेस्ट सीरीज़ तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और जो भी बच्चे आते हैं मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि गीतांजलि से टेस्ट सीरीज़ की जाए। यहाँ के जो क्वेश्चंस पेपर थे वो वाकई में उसी लेवल के होते थे जो वहाँ होते हैं। हाँ, वो और फिर यहाँ से थोड़ा भावनात्मक जुड़ाव भी रहा, और जॉब के साथ हम मैनेज इसीलिए कर पाए कि कब भी आके पेपर दे सकते थे हम, तो इसका काफ़ी सकारात्मक प्रभाव। आज आप दोनों आरएस बन गए, अब आरएस बनने के बाद में अब आप क्या नया सोच रहे हो लाइफ में, अब क्या करने का प्लान है आप लोगों का? जो भी पोस्ट हमें मिलेगी उसमें हम बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे, जो आम जनता है उसकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे इसके द्वारा। आप जी मैम, पहले तो पोस्ट जो मिलती है उसमें, और दूसरा हम भी यहाँ पर किसी की प्रेरणा से आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसे बच्चों को प्रेरित करूँ जो यहाँ तक पहुँच सकें। हम तो आपसे ये चाहते हैं कि आप लोग जब बन गए हैं तो मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों को सही गाइडेंस का ही नहीं पता आज, कि कोई गाइड करने वाला नहीं है। हुनर बहुत सारे लोगों में होता है लेकिन वो छिपा पड़ा रहता है, छपता तब है जब जाके कुछ अच्छा उनको उसको सपोर्ट मिले। तो आपके एरिया के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज आप एक प्रेरणा स्रोत ही हैं, तो आप अपने इस हमारे गीतांजलि प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने वहाँ के विद्यार्थियों को क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में कैसे कुछ अच्छा करें ताकि वो भी एक दिन आपकी जगह पहुँच सकें? पहले अपना सपना बनाएं और उस सपने पर टिके रहें, उसके पश्चात प्रयास करना शुरू करें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि अच्छी बुक्स का चुनाव करें, अच्छे गुरुओं का चुनाव करें, अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें और फिर लगातार मेहनत करते रहें, तो निश्चित रूप से सक्सेस मिलेगी। आप लोगों से बात करके सबसे पहली बात तो मुझे जो लग रही है कि जैसे आरएस मेंस में और इंटरव्यू में जो एकदम जितना पूछा जाता है उतना ही पिन पॉइंट बोला जाता है, तो आप लोगों को आज भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हम इंटरव्यू की तरह ही बात कर रहे हैं कि बिल्कुल आप उतना ही बोल पा रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहली बात तो मैं इनके माध्यम से यही कहना चाहूँगी पूरे विद्यार्थियों को कि इन लोगों से बात करने के बाद में आपने ये सुना होगा कि लाइफ में सबसे ज़रूरी होता है कि जितना हमसे पूछा गया हम बस उतना ही बताएं, और उसी माध्यम से अगर हम चल पाए तो आगे कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो जैसे विष्णु और मंजू से बात की अभी, तो दोनों के जो जितना मैंने शायद मेरा सवाल बड़े रहे होंगे उनके उत्तर इन लोगों ने उनसे छोटे ही दिए होंगे, तो ये एक बहुत बड़ी बात मुझे यहाँ आप लोगों से सीखने को मिल रही है, और यही मैं चाहती हूँ कि विद्यार्थी भी अपने जीवन में फॉलो करें। और सबसे लास्ट सवाल आपको, आज गीतांजलि आप बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे हम लोग, क्योंकि गीतांजलि के सबसे ज़्यादा फेवरेट विद्यार्थियों में आप लोगों का नाम रहा है, तो बेसब्री से इंतज़ार था कि आपसे मिले देखें, और आज आप बहुत दिन बाद में आए हुए रिजल्ट के बाद में, तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। आपको वापस से अपने इंस्टीट्यूट आके कैसा लग रहा है? क्योंकि बहुत पहले आप एज ए विद्यार्थी यहाँ आया करते थे, एज ए टीचर आपके इंटरव्यू लिया करते थे, आप पढ़ा करते थे, आप एज ए आप हमारे इक्वली हमसे आगे निकल गए हो, तो आप हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आप कैसा फील कर रहे हो ये भी बता दीजिए। बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहली बात तो हम आपसे आगे नहीं निकले, कभी नहीं निकल सकते आपसे आगे। आपने जिस प्रकार से ज्ञान दिया है वो बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, तो हम आपसे आगे कभी नहीं निकल सकते। हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है आपसे मिलकर। ये बड़प्पन है आपका कि आप ऐसा सोच रहे हो। अंजू आप बताइए। जी मैम, जी मैम, बिल्कुल यहाँ आके बिल्कुल बहुत अपनापन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारे इंस्टीट्यूट है और हम इससे आगे जुड़े भी रहे हैं, ऐसा हमें फील हो रहा है। और दूसरा, आपसे जो हमने सीखा है वो वाकई में हमारे बहुत काम आए, और हम चाहते हैं कि आपसे जुड़े रहें, जो आगे सीखते रहें। थैंक यू सो मच दोनों का गीतांजलि परिवार में आने के लिए, और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आप लोगों को। आपका स्वास्थ्य मंगल रहे। गीतांजलि परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत सारी फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। अपने जीवन में खूब सारी आप ग्रोथ करो और खूब बड़ा नाम करो। हमारा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सागर सर, थैंक यू।